इससे पहले अपन प्रश्नावली 2.2 के सभी सवाल कर लिए थे। प्रश्नावली 2.2 के सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन अपन क्लियर कर लिए थे। तो प्रश्नावली 2.3 की बेसिक जानकारी से अपन स्टार्ट करेंगे। 2.3 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, वैसे तो मैं फॉलो में बता दिया था मैंने आपको। तो प्रश्नावली 2.3 में चलेगा फलन चलेगा, संबंध अपन पढ़ चुके हैं। तो प्रश्नावली 2.3 की बेसिक जानकारी में फलन टॉपिक चलेगा। फलन क्या टॉपिक चलेगा? फलन चलेगा। फलन फंक्शन होगा। तो इसमें कैसे पढ़ेंगे अपन, क्या होता है फलन, कैसा क्या होता है, ये पूरे टॉपिक मैंने लिख दिए, देखो ध्यान देना। टॉपिक पढ़ेंगे फलन। प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चन और सभी एग्जाम्पल और संबंध के बारे में अपन पूरा पढ़ लिए हैं संबंध। तो प्रश्नावली तो इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो सुनो। देखो पहले पढ़ेंगे अपन फलन क्या होता है, फलन किसको कहते हैं। एक मैंने लिखा है एक विशेष प्रकार का संबंध, ये एक विशेष प्रकार का संबंध है। अब ये संबंध ही होता है ना, कोई विशेष प्रकार का संबंध है, इसलिए इस विशेष प्रकार के संबंध को क्या बोल देते हैं? फलन बोल देते हैं। अब क्या है, इसकी परिभाषा कैसे आएगी, क्या नहीं आएगा, वो मैं पूरा बताने वाला हूँ, आप ध्यान दिए पूरा तरीके से ध्यान। निरूपण का मतलब होता है फलन को कैसे दर्शाए। फलन को जैसे अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था समुच्चय, तो समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां थी वहां। कौन सी थी? समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप। वैसे फलन को भी निरूपित करने की विधिया क्या है? फलन को भी अपने दो प्रकार से निरूपित करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप। फलन को फलन का निरूपण करेंगे दो विधियों से, समुच्चय निर्माण रूप से और रोस्टर रूप से। और तीसरा फलन के प्रांत, परिसर व सहप्रांत। फलन के प्रांत, परिसर व सहप्रांत ये अपन पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पढ़ेंगे कुछ विशेष प्रकार के फलन व उनके आलेख। कुछ ऐसे फलन है, कुछ विशेष प्रकार के फलन है जो आगे वाली क्लासों में भी आपके काम में, आगे वाली क्लास में भी काम में आएगी। भाई कौन से विशेष फलन है और उनके प्रकार वो अपन पढ़ने वाले, ठीक है। फिर फलनों का बीजगणित, फिर फलनों का क्या पढ़ेंगे अपन? बीजगणित। तो ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे। तो पहला चलाते हैं अपन फलन की परिभाषा क्या होती है, फलन क्या कहलाता है, किस प्रकार का संबंध फलन कहलाएगा। फिर अपन निरूपण पढ़ेंगे, फिर फलन के प्रांत, परिसर व सहप्रांत पढ़ेंगे, ठीक है। तो चले पहला स्टार्ट करते हैं अपन फलन। तो मैं इनको रफ करूंगा, सबको आप इनको ऐड कर लो यहाँ तक। इनको रफ करके फलन की परिभाषा लिखेंगे, इसको डिटेल से समझेंगे अपन, बहुत चलेंगे। ये आगे फलन ये जो टॉपिक है, ये जो फलन है, ये आगे वाली क्लास में फलन है, कम से कम 4 या 5 चैप्टरों में फलन चलेगा। तो फलन आपको क्लियर डन हो जाना चाहिए, पहले बता। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको रफ करूंगा और फिर शुरू से स्टार्ट करिए। पहले फलन की परिभाषा, फिर उसका निरूपण, फिर प्रांत, परिसर व सहप्रांत फलन के, फिर कुछ विशेष प्रकार के फलन और उनके ग्राफ बनाएंगे, आलेख और फलनों का बीजगणित करेंगे। चलिए इनको रफ करेंगे, इनको आप ऐड कर लो इतने। हाँ भाई मैंने परिभाषा लिख दी है फलन की, ताकि टाइम कम लगे और आप ऐड कर लो। ऐड कर लिया होगा, साथ साथ ऐड कर लिए ऑफलाइन वाले बच्चे, तो आप भी ऐड कर लेना सब। ध्यान दो, मैंने परिभाषा लिख दी फलन की। स्टार्ट फलन से किया है, तो परिभाषा मैंने बहुत तरीके अलग तरीके से लिखे हैं, ताकि आपको समझ आए। अच्छे तरीके से मैंने मोटिवेट किया परिभाषा को, अलग तरीके से किया। क्यों? बहुत अच्छा फलन के बारे में इतना डिटेल से समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से। तो ध्यान देना, एक्टिव होके पढ़ते बच्चे, बोर्ड एक्टिव होके देखना। 15-20 मिनट है, तो 15 मिनट एक्टिव होके समझ लेना। फलन आपका आप कभी नहीं बोलोगे, ध्यान से सुनना, ऐसा पढ़ा हुआ फलन सुनना, ध्यान दो। फलन समुच्चय ए जानते हो, ये रहा। समुच्चय बी ये रहा, पहला समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है, ठीक है। समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित, समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध आर होता है। ये संबंध आर पीछे वाले प्रश्नावली में अपन पढ़े थे, ये आर संबंध होता है। समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध आर है, या समुच्चय ए से समुच्चय ए पर भी परिभाषित संबंध आर हो सकता है, या समुच्चय बी से बी पर भी हो सकता है। मतलब सेम टू सेम पर भी दो समुच्चय सेम पर भी संबंध बन सकता है, या दो अलग अलग समुच्चय पर संबंध बन सकता है। तो यहाँ जो लिखा है समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित, समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध आर एक फलन कहलाता है। पहले लिख दी, एक फलन कहलाता, मतलब 11th क्लास में जितनी परिभाषा वो पहले ही बोल देता कहलाता है, और उसकी विशेषता बताते हैं बाद में। समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध आर एक फलन कहलाता है।
फलन कहलाता है। ये समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध आर एक फलन कहलाता है यदि, सुनो ध्यान से, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, कोई रह न जाए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होता है। अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होता है। समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध आर एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का मतलब इन सब का समुच्चय बी में मतलब इस समुच्चय में एक और केवल एक मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होता है। ठीक है, अर्थात देखो मैंने यहां से लेकर यहां तक की बात को रिटर्न मेन सारांश ये है, ये इस बात को मैंने फिर से लिख दिया। क्या लिखा? एक और केवल एक का अर्थ होता है अद्वितीय। एक और केवल एक का जो अर्थ है वो होता है अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक है, इसे अंडरलाइन आप भी कर सकते हो। इसका अर्थात समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो, मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक और केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान हो। बताओ एक का प्रतिबिंब कौन है? दो का प्रतिबिंब कौन है? दो। मतलब ऐसे बताओ, एक का प्रतिबिंब एक ही है अपने आप में, दो का भी प्रतिबिंब एक ही है। देखो एक और दो दोनों का प्रतिबिंब है तो समान दो, लेकिन दोनों का एक ही प्रतिबिंब आ रहा है। ठीक है, 3 का प्रतिबिंब 4 है, 4 का प्रतिबिंब 6 है, 5 का प्रतिबिंब 5 है। मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब आ रहा है। ठीक है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, कोई छूट नहीं रहा, कोई रह नहीं रहा, मतलब कोई छूट नहीं गया। इसका मतलब हो गया यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होता है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो। अब चलिए, अब इस या लगा के मैंने या लगाया और या लगा के मैंने इसी परिभाषा को ऐसे भी लिखा है। इस तरीके से देखो, ये तरीका देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इनमें दो खास बात है, ये समझिए आप। मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का होना चाहिए, क्या समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, और सिर्फ एक ही मिलना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। ठीक है, इधर क्या लिखा है देखो, किसी संबंध के फलन होने की शर्त है। क्या शर्त है? दो कंडीशन में सुनना। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब इस समुच्चय ए का कोई भी अवयव छूट नहीं जाना चाहिए। तब वो एक तो ये शर्त होना चाहिए, मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, तब वो संबंधित फलन कहलाएगा। संबंध तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ खास संबंधित, मतलब मैंने अभी जस्ट लिखा था, कुछ विशेष प्रकार का संबंध फलन कहलाता है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का। समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। मतलब पहली शर्त तो क्या थी? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय ए में कोई ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसका समुच्चय बी में एक से अधिक प्रतिबिंब हो। देखो एक का भी एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, दो का भी एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, 4 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 5 का, मतलब इन सब का एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, एक किसी का डबल प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ और इन एग्जाम्पल द्वारा और मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपको टोटल क्लियर समझ में आ जाएगा।
टोटल क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और समझा दूं जिससे और आपकी समझ में आ जाएगा। देखो ये मैं ऐसे समझा दूं इसको ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखो 2 एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर देखिए, एक तो ये बता दिया मैंने, और ये जो है ना ये इस तरफ, एक इस तरफ बता दूं मैं आपको, ध्यान दें। दोनों आपको ऐड करने, एक बात ध्यान देना बोर्ड में एग्जाम्पल समुच्चय इन फलन को किस तरीके से देखो। जैसे यहां पर बात करूं मैं, जैसे यहां पर 2 बेटे, जैसे हम यहां पर है ये है बेटे और ये है माँ, ठीक है। और इस तरफ अपन एग्जाम्पल ले ले, इस तरफ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि समझ में आया आपके। एक और 2 बेटे है ना, और इधर माँ एक है, ठीक है। इस एक पहला जो बेटा है इसकी माँ एक है और दूसरा बेटा की भी माँ एक है। माँ बेटे का एग्जाम्पल है, वो सही चलेगा यार, ठीक बैठेगा। देखो पहले बेटे की भी माँ एक है, दूसरे बेटे की माँ एक है, ऐसा हो सकता है एकदम क्लियर है। मतलब ये एफ है, ये जो संबंध है ये आर जो है ये एफ है, ठीक बात है। इधर एग्जाम्पल की बात करें, मतलब बेटा में एक ले लेता हूँ, माँ एक है, 2 ले लो, चलो हो सकता है। तो बेटे और इधर माँ है, परिभाषा से समझ रही। और ये आर तो है लेकिन ये एफ है कि नहीं ये पता नहीं, ये संबंध तो है लेकिन इसका फलन होने का पता करें। चलो पहले बेटे की माँ एक है और पहले बेटे की माँ 2 भी है, ऐसा होना संभव नहीं है। मतलब एक ही बेटे की 2 माँ नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लिखा था ना मैंने, देखो इस कंडीशन में समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक ऐसा अवयव है जिसके 2 प्रतिबिंब आ रहे हैं, मतलब ये आर है, ये एफ नहीं है। मतलब ये संबंध तो है लेकिन ये फलन नहीं है, ऐसे समझ आ ये एग्जांपल ठीक बैठेगा, ये समझ में आ जाएगा पूरा, इससे समझ गए। मतलब ये देखो 2 बेटे की 1 माँ तो हो सकती है लेकिन एक बेटे की 2 माँ नहीं हो सकती है ना। वो दाई माँ होता है, वो ना समझे आप, है ना, ध्यान रहे, दाई माँ समझे वो माँ होती है ना। तो चलिए आप एग्जाम्पल हो गए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ, उनके द्वारा समझाता हूँ आपको क्लियर, परिभाषा आपके क्लियर समझो आगे वैसे। देखो बारीकी से दोनों को देखिए आप, इनको यहाँ तक ऐड करें। नीचे मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ संबंधों के एग्जाम्पल ले रहा हूं और उन संबंधों में से अर्थात कुछ आर के उदाहरण ले रहा हूं और उन आर में से कौन कौन फलन है और कौन कौन फलन नहीं है वो फिर आप बता रहे हो। कौन कौन फलन है और कौन कौन फलन नहीं है, कौन कौन एफ है कौन कौन एफ नहीं है, इनको ऐड कर लो। ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल। हाँ भाई मैंने बना दिया, देखो कितने अच्छे सुंदर मैंने डायग्राम बनाए। तो इन डायग्रामों की सहायता से मैं आपको पूरा डन कराता हूँ। देखा 8 एग्जाम्पल लिए मैंने, 8 एग्जाम्पलों में अपन पता करेंगे कौन एफ है और कौन को, ये आर तो सब है, मतलब ये सब संबंध है, संबंध तो ये सब है। इन सब संबंधों में से कौन सा, तो पता करेंगे इनमें से कौन आर सब है। संबंध सब होते हैं भाई, संबंध तो सब होते हैं, आर सब होते हैं, लेकिन कुछ संबंध एफ से आर से एफ बन जाता है और कुछ एफ नहीं होता है। मतलब कुछ संबंध फलन होता है और कुछ संबंध फलन नहीं होता है। देखिए वो इन परिभाषा के अकॉर्डिंग होगा, वो अपन देखेंगे। चलो पहले लिखा क्या, इनमें देख लो, इनमें ये दोनों जो शर्त है वो दोनों इनमें है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, जो कि पहला पॉइंट बनाया मैंने, और समुच्चय ए बी में एक और केवल एक है अद्वितीय, जो कि दूसरा पॉइंट बनाया। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, और समुच्चय ए के किसी भी अवयव का, समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी में एक और एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए।
तो ऐसे अपन ढूंढेंगे, मतलब करें पहले समुच्चय, जो पहला समुच्चय है उसके प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय में प्रतिबिंब मिलना चाहिए। पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का दूसरे प्रतिबिंब मिलना चाहिए, और वो भी केवल और केवल एक मिलना चाहिए। आ जाओ करते पता। तो क्या पता करना है अपने को, पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय में प्रतिबिंब होना चाहिए, और वो भी कितना, सिर्फ और सिर्फ केवल एक। समुच्चय बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। आ जाओ, पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय में प्रतिबिंब है, इसका मतलब पहली शर्त लागू हो रही है, डन है पहली शर्त। दूसरी शर्त की बात करें, दूसरी शर्त क्या कह रहा था, समुच्चय एक के किसी भी अवयव का इस पहले समुच्चय के किसी भी अवयव का दूसरे समुच्चय में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। मतलब समुच्चय एक एक ही प्रतिबिंब है, समुच्चय एक के ए अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, बी का भी एक ही प्रतिबिंब है, सी का भी एक ही प्रतिबिंब है, डी का भी एक, इन सब का मतलब एक ही प्रतिबिंब है। इसका मतलब समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब आ रहा है। इसका मतलब ये संबंध आर एक फलन एफ है। इधर चलो दूसरे में ध्यान देना। दूसरे में मैं सबसे पूछूंगा, इनकी बारी, आपकी भी बारी, ध्यान देना सबसे। इधर ध्यान, एक का देखो, समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है उधर, सही है, लेकिन समुच्चय ए का अवयव स्मॉल ए, पहले समुच्चय का अवयव ए के दो प्रतिबिंब होता है। पहले समुच्चय अवयव ए के दो प्रतिबिंब है, एक और दो, मतलब एक का एक प्रतिबिंब एक आ रहा है, एक का दूसरा प्रतिबिंब दो आ रहा है। समुच्चय एक का पहले समुच्चय का एक अवयव ए ऐसा है जिसके डबल प्रतिबिंब आ रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब ये आर है, ये एफ है, नहीं है, ये फलन है, नहीं है, क्योंकि ये समुच्चय इसका एक अवयव ए ऐसा है जिसके दो प्रतिबिंब आ रहे हैं उस तरह। ठीक है, मतलब एक ही बेटे की दो मां आ रही है, एक ही बेटा है, इसकी दो मां आ रही है, जो कि नहीं हो सकता। चलिए इधर आओ, तीसरे को देखो। पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव को उधर प्रतिबिंब है, पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, और किसी भी अवयव का डबल प्रतिबिंब नहीं है। ए का भी एक अवयव, बी का भी एक है, सी का भी एक है, डी का भी, मतलब ये संबंधित फलन है। ये आर एक एफ है, एफ लगा देंगे अपन यहां, ये आर एक एफ है। चलो आगे वाले का पता करिए, चौथे में चले। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब है नहीं, बी का कोई प्रतिबिंब नहीं है, सी का कोई प्रतिबिंब नहीं है, डी का कोई प्रतिबिंब नहीं है, मतलब ये संबंध फलन नहीं है। ये जो संबंध है ये फलन की जो शर्तें है वो पूरी नहीं कर रहा है, पहली शर्त लागू नहीं हो रही है, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब ये आर ही है, ये आर, ये मतलब ये संबंध ही है, ये संबंध एफ नहीं है, फलन नहीं है। आ जाओ पांचवें में चले। सब पहले समुच्चय के या समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है भाई, प्रतिबिंब, और सबका एक ही है, ये संबंधी आर फलन एफ है, ये एफ है भाई। छठे में चलो, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है और सबका एक ही है, ए का भी एक ही प्रतिबिंब है, बी का भी एक ही प्रतिबिंब है, सी का भी एक ही प्रतिबिंब है, डी का भी। ऐसा हो सकता है कि पहले समुच्चय के कोई भी दो अवयव के समान प्रतिबिंब हो सकता है। देखो सी का प्रतिबिंब भी 3 है, डी का प्रतिबिंब भी 3 है, ऐसा हो सकता है, ये डन। तो ये एफ है, ये आर जो है वो एफ है। आ जाओ, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नजर आ रहा है, सही है, लेकिन
ए एक ऐसा अवयव है जिसके दो प्रतिबिंब आ रहे हैं, जो कि कभी नहीं हो सकता, मतलब ये आर ये एफ नहीं है। आठवीं में चलो, समुच्चय ए का, समुच्चय ए के मतलब पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, मतलब डी का उस तरफ कोई प्रतिबिंब नहीं है, तो ये आर ही है, ये आर ही है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे पूरी शर्त। ये कौन सी शर्त है? इनमें एक अवयव ऐसा है जिसके दो प्रतिबिंब आ रहे हैं, इसका मतलब ये फलन नहीं है। इधर डी एक ऐसा अवयव है जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये भी एफ नहीं है। तो इन सबको ऐड कर लो, आप ऐड करोगे तो अच्छा समझ आएगा। आगे अपन चलते हैं, मैंने जो लिखवाया था निरूपण, निरूपण को अपन देखते हैं, और उनके प्रांत सहप्रांत वो अपन देखते हैं। ये मैंने फलन की परिभाषा पूरा अकॉर्डिंग समझाया वो क्लियर तरीके से। अब अपन चलते हैं निरूपण में, इनका फलन का निरूपित कैसे करें, फलन को लिखे कैसे। फलन को लिखने के तरीके कितने हैं? दो तरीके मैंने बताए थे अभी जस्ट पहले, समुच्चय निर्माण रूप और रोष्ट रूप। इनको सबको मैं ऐड रब करूंगा, ये सारे के सारे आप ऐड कर लेना तरीके से, फिर मैं फलन के निरूपण को करते हैं। प्रांत सहप्रांत और परिसर समझते हैं। चलिए इनको सबको रब करते हैं, इनसे बहुत ज्यादा आपको करिए समझ आएगा, ये सारे ऐड कर लेना। ये एग्जांपल है भाई, दो बेटे की एक माँ हो सकती है, लेकिन एक बेटे की दो माँ नहीं हो सकती, इसलिए ये संबंध आर, ये संबंध जो आर है वो एफ है, लेकिन ये संबंध तो है, लेकिन ये संबंध फलन नहीं हो सकता। चलिए अपन निरूपण में चलते हैं। तो मैंने निरूपण के लिए एक उदाहरण ले लिया फलन का एग्जांपल ले लिया कि भाई फलन की ये समुच्चय ए है अपना, और ये समुच्चय बी है। इस समुच्चय ए से बी में परिभाषित, समुच्चय ए से बी में परिभाषित ये एक का संबंध एक से, दो का संबंध तीन से, तीन का संबंध पांच से, चार का संबंध सात से, पांच का संबंध नौ से, ये 11 सिंगल है। चलो अब इनका निरूपण अपन दो प्रकार से करते हैं। एक तो जैसे अपन समुच्चय का निरूपण करते थे रोष्ट रूप और समुच्चय निर्माण रूप, वैसे यहाँ पर तो पहला रोष्ट रूप अपन समझते हैं। इसका आप बराबर पहले लिखते हैं रोष्ट रूप। इसका रोष्ट रूप जो आएगा वो कैसे लिखा जाएगा उसमें, और रोष्ट रूप, और रोष्ट रूप में एफ बराबर आएगा, देखो एफ बराबर एक का प्रतिबिंब एक है, दो का प्रतिबिंब तीन है, तीन का प्रतिबिंब पांच है, और चार का प्रतिबिंब सात है, सही है, और पांच का प्रतिबिंब 9 है। तो ये इसका रोष्ट रूप हो गया। और 11 किसी का प्रतिबिंब है नहीं, ये इसका रोष्ट रूप हो गया। एक एक, दो तीन, दो तीन हो गया, तीन सात, तीन पाँच हो गया, एक एक, दो तीन, तीन पाँच हो गया, चार सात हो गया, पाँच 9 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप देखो कैसे लिखेंगे इसका, इन्हीं से समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे। समुच्चय निर्माण रूप एफ बराबर, देखो मंजरा ब्रैकेट एक्स कोमा वाई विल सच डेट, एक्स और वाई आएंगे, कैसे आएंगे, ए बी भी लिख सकते हैं इसमें, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई सच डेट, इधर देखा, इधर इस तरफ एक्स कोमा वाई सच डेट, वाई बराबर वाई आ जाएगा, अक्सर वाई सच डेट मतलब इस प्रकार, इसको बोलते हैं सच डेट निशान। क्या इसे बोलते हैं, अक्स वाई इस प्रकार है कि वाई बराबर दो अक्स, देखो मैंने कोई एग्जांपल ऐसा लिया है यहाँ, देखो दो अक्स माइनस एक जिससे अक्स लेंगे बिलोंग्स टू ए में से, और वाई जो लेंगे अक्स जो अवयव है ना वो तो समुच्चय ए में से लेंगे, और जो वाई अवयव है वो समुच्चय किस में से लेंगे, समुच्चय बी में से लेंगे, दूसरे समुच्चय में से लेंगे। ये इसका रोष्ट रूप है। कैसे, किस तरीके से वो सुनो, देखो मतलब ध्यान दो। यदि इस पहले समुच्चय के अक्स बराबर क्या क्या हो सकता है, अक्स किसके अवयव है, पहले समुच्चय के, तो अक्स क्या क्या है, मतलब अक्स का मान क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। वाई का मान क्या क्या हो सकता है, 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है। अक्स यदि ए में से लोगे तो वाई का मान बी में से आएगा, मतलब अक्स की जगह 1 रखो, वाई का मान 1 आएगा, अक्स का मान 2 रखो,
अक्ष का मान 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, y का मान 3 है। अक्ष का मान 3 रखो, अक्ष का मान 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, y का मान 5 है। 5 4 रखो, 5 रखो, मतलब ये अक्ष का मान रखने से y का मान आ जाता है। इस तरीके से ये अपने को ऐसा ये है रोस्ट रूप और ये समुच्चय निर्माण रूप। अब मैं आपको फलन के प्रांत, परिसर और सहप्रांत और बताता हूँ, वो सुनो। देखो इसके आगे अपना टॉपिक है फलन के प्रांत, सहप्रांत, फलन के प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत। अब टॉपिक चलेगा फलन के प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत। ये टॉपिक चलेगा। इसमें सुन, फलन का प्रांत कौन सा होता है? फलन का प्रांत, देखिए फलन का प्रांत होता है पहले समुच्चय के अवयव। पहले समुच्चय के अवयव कौन कौन है? 1 2 3 4 और 5, मतलब समुच्चय एक के सभी अवयव प्रांत में आ जाएंगे। बस इसी है फलन का प्रांत, फलन का परिसर। पहले सहप्रांत देखो, पहले सहप्रांत देखो, समझ में आ जाएगा, इससे सही समझाएगा। फलन का सहप्रांत देखो, सहप्रांत में क्या आएगा? उसमें सहप्रांत आएंगे समुच्चय बी के सभी अवयव। कौन से? समुच्चय बी के सभी अवयव आ जाएंगे। समुच्चय बी के कौन कौन से अवयव है? फलन के प्रांत, परिसर और सहप्रांत मैंने लिख दिए। क्या क्या है देखो, फलन का प्रांत कौन? फलन के प्रांत में आएंगे समुच्चय ए के सभी अवयव। फलन के प्रांत पहले समुच्चय के सभी अवयव प्रांत में आएंगे। और सहप्रांत में कौन आएंगे? फलन के सहप्रांत में दूसरे समुच्चय के सभी अवयव सहप्रांत में आ जाएंगे। और परिसर में कौन से आएंगे? देखो, दूसरे समुच्चय के वो सभी अवयव जो पहले समुच्चय के अवयव से संबंधित है। जो संबंधित नहीं है वो नहीं आएगा। जैसे 1 3 5 7 9 आ गया, 11 नहीं आया, क्योंकि 11 दूसरे समुच्चय, 11 जो है ना वो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, मतलब किसी पहले समुच्चय के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, इसलिए 11 नहीं आएगा। तो ये यहाँ तक अपना हो गया है। मैंने जो अभी बेसिक में जो टॉपिक डाले थे निरूपण, पहला फलन भी हो गया अपना, निरूपण भी हो गया, फलन के प्रांत, परिसर और सहप्रांत भी हो गया। तीसरा टॉपिक था कुछ विशेष प्रकार के फलन और उनके आलेख, वो और उसके बाद में है फलों का बीजगणित। ये 2 टॉपिक अपन कल करवाएंगे। लगातार अपन चल रहे हैं तो बेसिक अपना पूरा नहीं हुआ, 2 टॉपिक है वो अपन कल करेंगे।